नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मैं जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आप सभी उनका लाभ उठा पा रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, जिसमें हम सेकंड जो पेपर है हमारा प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम नेहरू का अध्ययन कर रहे हैं। नेहरू का सामान्य परिचय हम देख चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम नेहरू के अन्य विचारों को देखेंगे। साम्राज्यवाद और फासीवाद के प्रबल विरोधी थे नेहरू, तो वही पढ़ेंगे कि किन तर्कों के आधार पर उन्होंने साम्राज्यवाद और फासीवाद का विरोध किया है। चलिए शुरू करते हैं। नेहरू एक महामानव थे और उन्होंने न केवल राजनीतिक वरन सामाजिक, आर्थिक और इससे भी आगे बढ़कर मानवीय विषयों पर विचार व्यक्त किए। लेकिन राजनीति नेहरू की मुख्य कर्मभूमि थी और इस कारण राजनीतिक विषयों पर उन्होंने आवश्यक गंभीरता तथा व्यापकता के साथ विचार व्यक्त किए। राजनीतिक क्षेत्र में उनके जो प्रमुख विचारणीय विषय रहे थे वो धर्म के संबंध में, लोकतंत्र के संबंध में, साम्राज्यवाद, फांसीवाद के संबंध में उनके महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, जिनको हम एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि साम्राज्यवाद और फांसीवाद के संबंध में। नेहरू साम्राज्यवाद और फांसीवाद के प्रबल विरोधी थे। नेहरू का जो पालन पोषण है एक उदारतावादी वातावरण में हुआ था और नेहरू मानवतावादी थे। नेहरू की दृष्टि में साम्राज्यवाद और फांसीवाद मानवीय जीवन के आधारभूत मूल्यों और स्व मानवतावाद का निषेध था। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और फांसीवादी प्रवृत्तियों का विरोध उनके जीवन का मूल मंत्र था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और फांसीवादी प्रवृत्तियों के विरोध में संलग्न रहे। इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया की स्वतंत्रता, साथ ही साम्राज्यवादी षड्यंत्र के विरुद्ध कांगो की एकता की रक्षा में नेहरू ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। साम्राज्यवाद और फांसीवाद के विरोध में उनके विचार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है साम्राज्यवाद शोषण पर आधारित है। नेहरू मानते थे कि साम्राज्यवाद जो है वो शोषण आधारित है। कैसे? नेहरू साम्राज्यवाद के उदय और विकास की समस्त प्रक्रिया से परिचित थे और जानते थे कि साम्राज्यवादी देश हिंसा और उत्पीड़नकारी प्रक्रिया को अपना रहे हैं, जिसके माध्यम से वो छोटे जो देश हैं उनका शोषण कर रहे हैं और शोषण के उद्देश्य से ही वो साम्राज्यवाद स्थापित करते हैं। साम्राज्यवाद शोषण, लूट खसोट और हिंसा को प्रोत्साहित करता है। अतः उन्हें साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से घृणा थी। वे साम्राज्यवाद को शोषण की दर्द भरी कहानी और मानवता के नाम पर कलंक कहते थे और उनके जीवन का लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण की इस स्थिति को समाप्त करना था। 10 फरवरी 1927 को ब्रुसेल्स में साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई, जिसमें नेहरू जी ने भाग लिया और साम्राज्यवाद की तीव्रतम आलोचना की। और आलोचना करते हुए उनका जो महत्वपूर्ण कथन था ये था कि भारत में हमें साम्राज्यवाद की पूरी ताकत का तजुर्बा हो चुका है। साम्राज्यवाद का मतलब हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए हमें ऐसे प्रत्येक सम्मेलन में दिलचस्पी है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ हो। यदि आप ऐसी जिंदा मिसाल देखना चाहते हैं कि जिससे आपको साम्राज्यवाद के ढांचे को और उसके नतीजों को समझने में मदद मिले, तो मेरी राय में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई दूसरी मिसाल नहीं है। भारत अंग्रेजों के आगमन से पूर्व दौलत से भरपूर था। सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इस देश में दिल दहलाने वाली गरीबी
चारों ओर छा गई। आज भारत के हर कोने में आपको भूखे अधभूखे लोग दिखाई दे जाएंगे। तो सम्मेलन में नेहरू जी ने कहा था कि साम्राज्यवाद के परिणाम को हमसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। यदि आप समझना चाहते हैं साम्राज्यवाद के परिणामों को, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया से बेहतर कोई उदाहरण हो सकते। आप भारत आइए। भारत अंग्रेज़ों के आने से पूर्व एक सोने की चिड़िया था, दौलत से भरपूर था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद उसकी स्थिति आप देखिए, दिल दहलाने वाली गरीबी, चारों ओर गरीबी, भूखे अधभूखे, हिंसा। समाज को साम्राज्यवाद ने धर्म के नाम पर बांट दिया है। तो इस तरह साम्राज्यवाद का भारत में परिणाम देखा जा सकता है। दूसरा, वो कहते थे कि साम्राज्यवाद के परिणाम राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक विखंडन है। कैसे? साम्राज्यवाद हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित और अपने अधिकारों की मांग करने वाली जनता पर निर्ममता पूर्वक गोली वर्षा की जाती है। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें किस तरीके से भारतीय जनता पर गोलीकांड किया गया था। अमानवीय हिंसा के प्रतीक के रूप में साम्राज्यवाद के इतिहास का जीवंत प्रमाण है। साम्राज्यवाद फूट डालो और शासन करो की नीति में विश्वास करता है। अतः वह देश की जनता में फूट के ऐसे बीज बो देता है जिनसे वह सदियों तक छुटकारा नहीं पा सकते। 27 अक्टूबर 1929 ईस्वी को प्रांतीय राजनीतिक कांग्रेस में उन्होंने साम्राज्यवाद के संबंध में कहा था कि हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं है, हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है, और जहाँ साम्राज्यवाद है वहाँ हम खुशी के साथ नहीं रह सकते। विदेशी शासन के अधीन कोई भी जिंदा कौम अपने विजेता के साथ कभी भी चैन की सांस नहीं ले सकती, क्योंकि इस चैन के मायने हैं गुलामी, और गुलामी के मायने हैं सबकी मौत और कौम को जिंदा रखने की ताकत होती है। यानी विदेशी शासन के साथ हम कभी भी आज़ादी से नहीं रह सकते, क्योंकि विदेशी शासन के साथ हमें गुलामी भुगतनी पड़ती है और गुलामी के साथ हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अगला है फांसीवाद स्वतंत्रता, प्रगति और विश्व शांति का विरोध करता है। नेहरू की दृष्टि में फांसीवाद और नाजीवाद साम्राज्यवाद और जातिवाद का प्रत्यक्ष और उग्र रूप है। अतः उन्होंने साम्राज्यवाद के ही समान फांसीवाद और नाजीवाद की भी प्रबलतम शब्दों में आलोचना की। नेहरू प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और जानते थे कि फांसीवाद अनुशासन के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। फांसीवाद प्रगति विरोधी विचारधारा है, क्योंकि एक प्रगतिशील समाज में फांसीवादी व्यवस्था को बनाए रख पाना संभव नहीं होता है। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। फांसीवाद की आलोचना करते हुए उन्होंने दिसंबर सन 1936 के फैजपुर कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे, कहा था, फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खुल्लम खुल्ला गुंडापन पर उतर आया है। चूँकि इसकी नींव घृणा और हिंसा पर आधारित है, इसलिए अगर इसे रोका न गया तो लड़ाई की चिंगारी जरूर भड़क उठेगी। अगले ही वर्ष 1937 में लखनऊ अधिवेशन की भी उन्होंने अध्यक्षता की थी। उसमें उन्होंने प्रस्ताव किया था कि अबिसिनिया के जो लोग हैं उनको सराहना और सहानुभूति का एक संदेश भेजा था, जो मुसोलिनी की फासिस्ट सेनाओं का वीरता से सामना कर रहे थे। 9 मई को अबिसिनिया दिवस के रूप में मनाया गया, जब अबिसिनिया के साथ सहानुभूति और इटली की निंदा के प्रस्ताव पारित किए गए। तो हमने जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उन देशों को समर्थन दिया था। अगला है फांसीवाद लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है। नेहरू लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे और ये केवल एक व्यवस्था मात्र नहीं है लोकतंत्र,
एक विश्वास है, एक आस्था है। और फांसीवाद बिल्कुल इसके विपरीत है। फांसीवाद अपने उदय से ही, अपने विकास से ही लोकतंत्र विरोधी दर्शन रहा है, लोकतंत्र विरोधी विचारधारा रही है। इसलिए नेहरू ने कठोरतम शब्दों में फांसीवाद की आलोचना की है और व्यवहारिक स्तर पर उसके प्रयोग का भी उसने काफ़ी विरोध किया था। नेहरू के लिए लोकतंत्र जीवन और फांसीवाद मृत्यु का संदेशवाहक। नेहरू फांसीवाद के प्रबल विरोधी थे। जिस समय मुसोलिनी अपनी ख्याति के चरम शिखर पर था, उस समय नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि नेहरू किसी भी रूप में फांसीवाद का समर्थन नहीं करना चाहते थे। तो ये थे नेहरू के फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी विचार। इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से फांसीवाद और साम्राज्यवाद दोनों ही शोषणकारी, उत्पीड़नकारी जो विचारधाराएं हैं, उनका इन्होंने प्रबल विरोध किया है। और माना कि इससे ज़्यादा अनुभव हमसे, इसका जितना अनुभव हमने किया है शायद ही किसी ने किया हो, क्योंकि ये जो विचारधाराएं हैं ये शोषण, उत्पीड़नकारी हैं। इनसे समाज में राजनीतिक अत्याचार होते हैं। हमारी समाज जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बँट जाता है। स्वतंत्रता, प्रगति, समानता विरोधी हैं, हिंसा पर आधारित हैं, विश्व शांति विरोधी हैं और लोकतंत्र विरोधी विचारधाराएं हैं, जिसमें जनता को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसलिए इन तर्कों के आधार पर, इन कथनों के आधार पर उन्होंने फांसीवाद व साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध किया है। ये नेहरू के राजनीतिक विचारों का एक प्रमुख आधार था। बाकी राजनीतिक विचारों में हम उनके धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार, लोकतंत्र संबंधी विचार, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चल ठीक है, आगे के जो लेक्चर है उसमें हम उनके धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचारों को देखेंगे। थैंक यू।